Hello learners, welcome back. Welcome to IES Marathon. So, in this particular lecture, हम बात करेंगे मई 2025 के हाई yielding lectures की. And in this particular lecture, you will get each and everything जो मई 2025 से related आपके current affairs हैं. समझ गए? इसके अलावा PT 365 उसके भी वीडियोस तैयार हो रहे. You will get it very soon. Okay? तो जब तक के लिए stay tuned and until then आप इसको देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ. नहीं बना सकते, नहीं बना पा रहे हो फॉर वट एवर द रीजन, टेलीग्राम पर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. पूरे के पूरे जितने भी है सब कुछ अवेलेबल है. एक बार आओ, ज्वाइन करो. और तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है यहाँ पर ना. आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी रहेगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा और स्टार मार्क कर देंगे, जिसको हम हमारे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे. ठीक है? एम आई क्लियर और नॉट, ये बताना इसलिए जरूरी है सो दैट यू कैन प्रोसीड विद द एसओपी. राइट? एक बार ही समझ जाओगे ना, बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना. बहुत ईजी जगह स्टार्ट करते हैं. पहला आता है कास्ट सेंसस. तो 2026 में बोला लद्दाख में कराने को, और मार्च 2027 में अक्रॉस द नेशन ये आपका हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर. या तो इंडिपेंडेंस से लेकर के अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम है जो कि कास्ट सेंसस, जिसमें मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अगर हम बात करें और भी ऐसी कोई सी अगर हम बात करें ऐसा कोई क्राइटेरिया बेस्ड कास्ट हम देख सकें जिसके चलते थोड़ा और क्लासिफिकेशन करें, तो इसको चलते यहाँ पर सेंटर ने क्या करा, नोटिफिकेशन निकाला. एंड डिस्क्रिपेंसी जो है स्टेट लेवल कास्ट सर्वेज में, इसके कारण जो, क्योंकि स्टेट्स क्या करती है अपने अपने ना खुद की स्टेट सर्विस निकालती है, कास्ट सर्विस निकालती है, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो सब चीजें हैं. तो राइट, तो इन्होंने क्या करा, इसको डिजिटल मोड में कराने की बात कर रहे हैं. और इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा टू बी गेट इट डिजिटली रिकॉर्ड. ठीक है? क्या जरूरी है आपके लिए? ये जरूरी है. सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क देख लीजिए क्या क्या जरूरी है, बस वही हम यहाँ पर देखेंगे. पहले तो सेंसस जो है वो यूनियन का सब्जेक्ट है. एंट्री 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल. और अगर हम बात करें इस पर द आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई आर्टिकल आपके करंट अफेयर्स में आता है, यू शुड इमीडिएटली मेक अ परफेक्ट लिस्ट आउट ऑफ इट. क्या एक लिस्ट बना लो कि भाई साल भर कौन कौन से आर्टिकल न्यूज में रहे हैं, उसको हम रिवाइज करके जाना है. राइट? दूसरा आता है स्टेट्यूटरी प्रोविजंस की. अगर हम बात करें तो सेंसस एक्ट है 1948 का, सेंसस रूल्स है 1990 के. ये प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू द सेंसस ऑफिसर्स. तो कौन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है. वो डिजाइन करता है पूरा सेंसस. परफॉर्मा किस तरीके से रहेगा, कास्ट रिलेटेड इंक्वायरीज, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, कहाँ रिकॉर्ड होगा, कहाँ रखा जाएगा, वो सब चीजें. एक छोटी सी हम बात करें हिस्ट्री है किस तरीके से यहाँ पर हुआ. तो 1881 से 1941 के बीच में अगर हम बात करें तो कास्ट वर इन्यूमरेटेड इन ई सेंसस, चूंकि ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस होता था उसी के अंदर इसको कर दिया जाता था. लास्ट ऑफिशियल अगर हम बात करें तो 1931 का सेंसस है. इस द 94 1941 का जो डाटा है वो पब्लिसाइज नहीं किया गया था वर्ल्ड वॉर की वजह से. तो आज जो कास्ट सेंसस की जो आधार बनाया जाएगा वो 31 का सेंसस है. फर्स्ट सेंसस इंडिया में 1951 में किया गया था. और 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि आप खुद ही कर लीजिए, तभी इस स्टेट की लिस्ट होती है, ओबीसी की लिस्ट, जो स्टेट अलग निकालता है, केंद्र अलग निकालता है. तो वो बस आपको बात याद रखना है. 2011 में एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इसको किया गया था, उसका डाटा भी पब्लिश नहीं किया गया है. तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती हैं. दूसरा याद रखेंगे, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में बोला गया है. तो पीआरएस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट आपको पता ही है, रिसर्च रिपोर्ट निकालती है. तो इन्होंने क्या किया, स्पेस फॉर प्राइवेट जो मेंबर्स बिल हैज डिक्लाइंड इन बोथ द हाउसेज, यानी कि अब जो है जगह नहीं है बची इन लोगों. मतलब क्या कहने का मतलब ये है, पहले तो ये समझो प्राइवेट मेंबर का बिल क्या बोलते हैं, क्यों होता है, क्या होता है ये. तो मिनिस्टर के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो कोई बिल लेकर के आना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलता है, चाहे वो सरकार का आदमी ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार की जो टॉप अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसका मेंबर ही क्यों ना हो, सरल मैम. ठीक है? इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग. अगर हम बात करें तो वो उस पर्टिकुलर मेंबर की खुद की होती है कि उसको किस तरह ड्राफ्ट करना है. मैकेनिज्म क्या है, तो 1 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए. राइट? स्पीकर की परमिशन के बाद ही हम बात करते हैं, और चेयरमैन राज्यसभा के में बात करते हैं तो फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. लोकसभा अलॉट करता है लास्ट 2.5 आवर्स ऑफ बिजनेस एवरी फ्राइडे फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑन द बिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज हाईलाइट कर लेना. राज्यसभा में अगर हम बात करें तो 2.5 आवर्स यहाँ पर भी दिए जाते हैं, 2.5 से 5 ऑन एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडेज. ठीक है? इतना को याद रखना. फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट में
वाज द आपका द मुस्लिम वक्फ बिल 1952 में आया था, जिसको सैयद मोहम्मद अहमद काजमी ये लेकर के आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाटा है, बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है। अच्छा, रीजन क्या है इसके, बेसिकली क्यों डिक्लाइन हुआ है? सबसे पहला तो है आपका कि भाई एडजर्नमेंट बहुत फ्रीक्वेंट हुए, राइट? क्योंकि देखो अगर हम बात करें, जो इसके पहले वाली सरकार थी, लोकसभा थी, वहां पर 729 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए और 705 राज्यसभा में, ये तो आपके लोकसभा में ही थे। सोचो, 1500 ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें सिर्फ कितने डिस्कस हुए? दो, लोकसभा में और 14 राज्यसभा में। इतना तो इसमें दिक्कत है, प्रोसीजरल इश्यूज है, स्पीकर के डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एडमिट करे रिजेक्ट करे, ये सब चीजें। ठीक है, तो बस यही तो क्रूशियल तो एस्पेक्ट आपकी यही है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बाकी आगे देख, अब जैसे एक ये पॉइंट है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि भाई आज अगर हम बात करें तो ओनली 14 प्राइमरी मेंबर्स बिल जो है हैज बिकम लॉ टिल डेट, एंड द लास्ट वो कब आपके 1970 में, जो बेसिकली आपके हम बात करते हैं यहाँ पर पास हुआ था। थोड़ी बहुत बात करते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स की, तो इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात बोली है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स केस के अंदर। इसके अंदर ये है कि भाई उस जो डिजिटल नो योर कस्टमर नॉर्म्स है, उसको रिवाइज करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। इन्होंने कहा कि भाई ई गवर्नेंस और वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम तक पहुंचने के लिए जिन मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसके अलावा और भी केस है, साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, और अनुराधा बसिन 2020 का ये केस है। इसने क्या करा था कि भाई इंटरनेट एक्सेस हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, ठीक है, और 19(1)(g) के अंदर ट्रेड। साबू मैथ्यू में ये था कि ऑर्डर ब्लॉकिंग ऑफ अ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एड्स एंड विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड फ्री स्पीच। तो ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, इसको लेकर के यहाँ पर किया गया। ठीक है, इतना ही जरूरी था। रिसेंटली का एक केस हुआ जिसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जो पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी कोर्ट्स के पास लिमिटेड पावर है अगर वो आर्बिट्रल अवार्ड देते हैं तो। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री ब्लास्फेमी वर्सेस आईएसजी नोवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड केस की अगर हम बात करें, इसमें कहा था कि जो मॉडिफाई करते हैं ना अवार्ड्स को, कैन बी एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट 1996 का ये एक्ट है। लेकिन उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस चाहिए, वो क्या जरूरी है, यही है वो, ये बहुत जरूरी है। पहला, जब अवार्ड इज सीवियरेबल बाय सेपरेटिंग द इनवैलिड पोर्शन फ्रॉम द वैलिड पोर्शन। ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात बोली कि डॉक्ट्राइन ऑफ ओमनी मजूस कॉन्टिनेंट इन सेमिनस, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट इसका मतलब होता है द ग्रेटर पावर इंक्लूड्स द लेजर, यानी कि द पावर टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड नेसेसरली इंक्लूड द पावर टू सेट असाइड इन पार्ट, यानी कि भाई देखो, अगर होल एंड सोल उड़ाना है उस पर्टिकुलर कानून को जिसको चलते ये आर्बिट्ररी है, तो उसको हटा सकते हैं और पार्ट भी हटा सकते हैं। करेक्ट एनी क्रेरिकल कंप्यूटेशन और टाइपोग्राफिकल एरर्स, मॉडिफाई पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट इन एनी सर्कमस्टांसेस सब सर्कमस्टांसेस, और आर्टिकल 142 जो कि क्या करता है, कंप्लीट जस्टिस करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ताकत है, राइट? तो ये वाली बात बोली, बस इन्हीं जो चार पांच केसेस हैं, सर्कमस्टांसेस है, उसी में ही क्या कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कोर्ट के बाहर कैसे निकाला जा सके, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सिस्टम वाज ऑलरेडी बीइंग ओवरलोड। अच्छा, इंडिया के केस में अगर हम बात करें ना, तो हम कौन कौन से रिफ्यूजी और जो डिपोर्टेशंस के रूल्स है वो हमने यहाँ पर इनकलकेट कर रखे हैं, अपना रखे हैं, वो थोड़े से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग हुई थी यहाँ पर कि भाई जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको डिपोर्ट करने की उनके लिविंग कंडीशंस को लेकर के, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि नॉट क्लेम रिलीफ बेस्ड ऑन द यूएनएचसीआर जो कार्ड्स है। यूएनएचसीआर पता ही है आपको, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, रेफ्यूजीज को फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को, स्टेटलेस पीपल को शरण देने की बात करती है यहाँ पर। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जो उसका 1967 का प्रोटोकॉल है, दोनों का ही इंडिया क्या है, सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, इसको एक बार याद रखिए, बहुत जरूरी पॉइंट है। हम्म, या तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो स्टेटूटरी प्रोविजंस की इंडिया में, तो इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट लॉ, राइट? तो केस टू केस बेसिस ही हम यहाँ पे देखते हैं। रेफ्यूजीज की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो एलियन और फॉरेनर्स में से यहाँ पर आपके आते हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946 का है, इसमें है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि भाई उसके उसी के पास पावर है तो डिटेन और डिपोर्ट, राइट? पासपोर्ट एंट्री की अगर हम बात करें, ये भी रूल्स है हमारे पास, एक्ट है सॉरी 1920 का, कि रिमूवल ऑफ एनी फॉरेनर्स अगर जो विदाउट वीजा या पासपोर्ट के इंडिया में आता है। 258 और 250 तो 239 भी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट ड्यूटीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद दिस पावर। दूसरे प्रोविजन देख लीजिए, जैसे इंडिया के पास ना, इंडिया इंडिया क्या फॉलो करता है, नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, बैंकॉक प्रिंसिपल 1996 1966 की यहाँ पर बात करते हैं। ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ पर्सन लाइकली टू फेस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, कि भाई मत करो, वहां पर जाके इनका शोषण ही होना है, तो रख लो। मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड। इन्होंने कहा था कि राइट टू रिसाइड और सेटल अंडर आर्टिकल 19 इसके अंदर ही आता है, सुप्रीम कोर्ट में ये आपका केस, ठीक है। एक ये देख लीजिए, ये थोड़ा जरूरी है, यूपीएससी ना पूछ लेती कई कई बार कि भाई स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किसके चलते कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। तो 50 साल हो गए सिक्किम को इसके स्टेटहुड की, तो हम बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है। फुल फ्लेजेड स्टेट की अगर हम बात करें तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था, जिसके चलते हुआ था। इसके पहले 35th अमेंडमेंट ने क्या किया था, इसको एसोसिएट स्टेट बनाया जाता था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 2A के अंदर। फिर 2A को रिपील कर दिया गया और 36th अमेंडमेंट लेकर के आया गया, जिसके चलते ये इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। और आर्टिकल 371F के अंदर इसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी आर्टिकल, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस क्या क्या जरूरी है, सिर्फ वही देखेंगे, राइट। इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर साइन कर लिया है, और 3 इयर्स का फॉर्मल टॉक्स यहाँ पर कंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। साइन अभी हुआ नहीं है, बस हो जाएगा इम्प्लीमेंट। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इंडिया यूके के ट्रेड रिलेशन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फैक्ट है, ये ध्यान रखो। 60 बिलियन का हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करते हैं, जो कि डबल हो जाएगा 2030 तक। 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और ट्रेड बैलेंस इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ओके। अच्छा, ये वाला डायग्राम देखो, ये बहुत क्रूशियल है, इसको बहुत जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे नीचे लेवल पे कौन सा आता है, सबसे मतलब सबसे कॉन्ट्रैक्टरी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा आपके हैं, तो यहाँ पर आता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या आता है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जस्ट सेकंड, या तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है रिड्यूस टैरिफ्स ऑन एग्रीड नंबर ऑफ गुड्स। बस इतना सही है कि भाई जितने हम चाहते हैं ना, लिस्ट ऑफ गुड्स निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे, इस पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, भाई इतनी सी बात इसे यहाँ पे करते हैं। दूसरा आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या आता है दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें मोस्ट गुड्स, मतलब बहुत सारे गुड्स जो कंट्री आदान प्रदान करती है, वहां पर टैरिफ्स को घटाया जाता है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि कॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट, यहाँ पे दोनों तरीके की चीजें होती है। इसमें एडिशनल एग्रीमेंट किए जाते हैं, जैसे रेगुलेटरी इश्यूज, सर्विस इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोसीजरल, प्रोक्योरमेंट, सॉरी, डिस्प्यूट वगैरह, तो यहाँ पर किए जाते हैं। कस्टम यूनियन की अगर हम बात करें तो जीरो ड्यूटी ट्रेड होता है अमंग कंट्रीज एंड कॉमन टेरिफ अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताइए कि भाई हम तो साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए बराबर टैक्स हम यहाँ पर लगाएंगे, ताकि हमें थोड़ा ज्यादा फायदा उसका मिल सके। कॉमन मार्केट की बात करें तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। इकोनॉमिक यूनियन की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा होता है, डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ईयू आप, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, सीपैक की, तो फॉरेन मिनिस्टर तो चाइना पाकिस्तान का अफगानिस्तान एग्रीड किया है कि एक्सटेंड करेंगे इसको टू अफगानिस्तान ऑल्सो। 2015 में इसको लेकर के आया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना का है ये। मेरे जो ओल्ड मेरीटाइम सिल्क रोड है, उसी को चलते हैं, उसको लिंक करने की बात यहाँ पर करी गई थी। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफर रिलेटेड, राइट, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हम बात करते हैं। 3000 kg का रोड, किलोमीटर का, सॉरी, किलोमीटर का रोड, रेलवे एंड पाइपलाइंस बनाई जाएगी टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस, राइट। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और टू अगर हम बात करें तो यूगर रीजन जो है चाइना का, वहां से होकर के ये जाएंगे। और देखो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो इंडिया का जो चाइना ऑक्यूपाइड, राइट, अगर आप बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी, एलएसी ने एलओसी दोनों ही वायलेट यहाँ पर हो रही है। देखते हैं इंडिया क्या स्टेप लेता है। अच्छा, एक ही वाली न्यूज सुनो, इसमें क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान को ना डिस्बर्स करके जो उसका एसडीआर है, राइट, अगर हम बात करें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अंदर, तो आईएमएफ के द्वारा दिए जाता है, ये अभी समझेंगे हम। तो पाकिस्तान में $1 बिलियन तो वो दिए गए। उसके अलावा $1.4 बिलियन की अगर हम बात करें, अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लैंडिंग के प्रोग्राम के अंदर इनको दिया गया है। तो इंडिया ने क्या किया, पहले बात तो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसको क्रिटिसाइज भी किया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का मतलब क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं बेसिकली इस पे, सॉरी, तो ये आईएमएफ के द्वारा दिए जाते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व असेट है,
जिसके अंदर अगर हम बात करें 1969 में इसको इस्तेमाल किया टू सप्लीमेंट कि भाई कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व्स है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, राइट। इट इज नॉट अ करेंसी, बट ये क्या करता है, इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसी, जिसमें US डॉलर, यूरो, चाइना का रेनमिनबी है, जापानीज यान है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट होल्ड SDRs। IMF के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, USA में। और स्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944। अगर हम बात करें ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड टू एज ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स देता है तो कंट्री को हेल्प करने के लिए, मेंबर कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग देता है गवर्नमेंट्स को। इंडिया इज डेफिनेटली अ मेंबर, 191 मेंबर्स की कंट्रीज है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने, टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF। ये बहुत जरूरी है। उल्टा आ जाएगा कि भाई IMF ज्वाइन करने, सॉरी सॉरी हाँ, वर्ल्ड IMF ज्वाइन करने के लिए वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना अगर आपको पड़ेगा तो उसके लिए पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि IMF का मेंबर आपको पहले बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, 25 मेंबर का बोर्ड है, ओवरसीज डे टू डे वर्क देखता है इनका। और इंडिया का कोटा इसके अंदर 2.75% है, एट्थ लार्जेस्ट है, क्योंकि US का कोटा 17% है। और कोटा अगर हम बात करें तो इसके चलते US का थोड़ा दबदबा भी यहाँ पर रहता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये नहीं करने देता कई बार, अगर इसके अधिकार में बात नहीं की जाती। इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी 25 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी है, ये रिप्रेजेंट करती है मेंबर कंट्री को और ग्रुप ऑफ कंट्रीज। की रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो जरूरी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम बात करें ना कि भाई IMF कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लैंडिंग देख करता है फंड्स की, तो उसके ना UPSC ने पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आता है जनरल रिसोर्स अकाउंट। तो लैंडिंग ऑन नॉन कंसेशनल, सॉरी, नॉन कंसेशनल टर्म्स पर यहाँ पर दिया जाता है थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान मैकेनिज्म। एम इसका है टू रिजोल्व कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा आता है आपका पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट की, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ दिया जाता है टू द पुअरेस्ट फॉर द लो इनकम कंट्रीज। रेजिलियंस की अगर हम बात करें, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट की, तो ऑफर्स अ लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स टू लो इनकम एंड वुलनरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज। जनरल रिसोर्स अकाउंट की बात करें तो मेंबर्स कैन टेक लोन्स विद द लिमिट कोरस्पॉन्डिंग टू देयर कोटा। कितना कोटा है उस परसेंटेज में आप वहां से लोन ले सकते हैं। तो लैंडिंग फैसिलिटी जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन दी जाती है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन दी जाती है। एक तो ये है। दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रेड की अगर हम बात करें तो वही है लो इनकम कंट्रीज को अपने BOP क्राइसिस के लिए। और जैसे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, UPSC का PYQ है, राइट। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये बहुत ही क्रूशियल टर्म्स हैं, बहुत ही जरूरी है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। तीसरा आता है आपका रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जिसके चलते पाकिस्तान को मिले भी $1.4 बिलियन टू बिल्ड रेजिलियंस एंड टू एक्सटर्नल शॉक्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। लैंडिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये वाला आर्टिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस कि मुझे ये बताना है आपको कि कंपोनेंट्स कौन कौन से UN पीस कीपिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप ये देखिए कि भाई यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल कहाँ पर कंक्लूड हुई? ब्रिटेन, बर्लिन, जर्मनी में 2025 में। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कहाँ है? पहला, फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, डिसआर्मामेंट, डिमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस और इलेक्शन सपोर्ट है। तो ये इनका मेन कंपोनेंट। कब? सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टार्ट हुई थी 1948 में, यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के चलते इन द मिडिल ईस्ट टू मॉनिटर द सीज फायर। और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म करवाते हैं, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं? मैंडेट करते हैं मिशंस को। बजट और रिसोर्सेज भी जनरल असेंबली के अप्रूवल के आधार पर होता है। की रूल्स प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो कंसेंट ऑफ द इन्वॉल्व पार्टीज,
इम्पार्शलिटी और नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। गवर्नेंस की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस कोऑपरेशन एंड ऑपरेशन की बात की यूनाइटेड नेशन का फॉर्मली कब क्रिएट किया था 1992 में। करंटली बात करें तो 11 पीस कीपिंग मिशन चालू है वेस्टर्न सहारा में, गोलन में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। अवार्ड ओनर्स की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1988 में। डॉक्ट्राइंस, ये जरूरी है, ये जरूरी है भाई। सबसे पहली डॉक्ट्राइन कौन सी है? कैपस्टोन डॉक्ट्राइन। मतलब इसका मतलब है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स सेट आउट करता है, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का, यानी कि इट ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल जैसे मिलिट्री पुलिस ये सब। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्राइन 2005 में आई थी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट को इंश्योर करता है टू एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड प्रोसिक्यूशन, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए यूएन पीस कीपर्स की अगर हम बात करें तो उनको ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। और 2023 में अगर हम देखें तो इंडिया ने डैग एमस्कोल्ड मेडल भी यहाँ पर जीता था, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जो पोस्टुमसली अवार्ड किया गया इंडियन पीस कीपर्स को जिनकी डेथ हो गई इस काम को करते हुए शहीद हो गए। जब भी बात न्यू डेवलपमेंट बैंक की जाती है तो सबको पता है कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज का नाम आता है, हमने याद भी इसको कैसे किया हुआ है, ब्रिक्स एनडीबी, राइट, ब्रिक्स एनडीबी। काफी बार हमने इसको देखा है। तो अल्जीरिया, ये बहुत जरूरी है, अल्जीरिया 9th मेंबर बन चुका है सरन मैम, 9th मेंबर बन चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाइना में। तो 2015 में इसको बनाया गया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो 1 2 3 4 और 5 तो ये हो गए। अल्जीरिया फिर 9th के मेंबर कैसे हुआ? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वही वही मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के तौर पे काम करेगा इमर्जिंग मार्केट और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कौन कौन है? ब्राजील है, देखो। अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है, इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और नाउ अल्जीरिया। तो ये बहुत क्रूशियल आपका एक एस्पेक्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। ठीक है। तो ब्रिक्स नेशंस तो यहीं से, इसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा बांग्लादेश है और आपका यूएई है, इजिप्ट है और अल्जीरिया है। ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के उन सबके लिए ओपन है, एंड इंक्लूडिंग बोथ बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग मेंबर्स, आर्टिकल 2 होते हैं एनडीपी। यूरुग्वे, इसको प्रोस्पेक्टिव मेंबर की लिस्ट में रखा गया है। ऑफिशियली वो कब मेंबर बनेगा? आफ्टर डिपॉजिटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग की बात करें तो इनिशियल ऑथोराइज कैपिटल $100 बिलियन की थी, जिसमें 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो इक्वल शेयर है, यानी कि सब क्या करेंगे, टोटली $50 बिलियन, टोटलिंग द 50 बिलियन, या अगर हम बात करें वोटिंग पावर की, अगर हम बात करें तो कंबाइंड वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स एटलीस्ट 55%। यानी कि जो ब्रिक्स नेशन है उनका उनका कितना रहना चाहिए? आपका 55% रहना चाहिए। अदर प्रोमिनेंट रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। सबसे पहले आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मनीला, फिलीपींस में। 1966 में बनाया गया था और ये अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, सब कुछ कोई ना कोई पूछा गया है। ठीक है। शायद अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक नहीं पूछा, अब पूछ लेंगे, राइट। 69 इसके मेंबर्स है, 50 एशिया पैसिफिक से है, 19 आउटसाइड से है, इंडिया भी इसका मेंबर है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, AIIB जिसको हम बोलते हैं, AIIB। ठीक है। बीजिंग और चाइना, बीजिंग सॉरी, बीजिंग चाइना में जो इसकी कैपिटल है वहां पर ये इसका हेडक्वार्टर 2016 में आपका ये बना था। प्राइमरली एशिया में ही जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करने के लिए बात करते हैं, विद ग्लोबल रीच। 110 अप्रूव मेंबर है, 100 फुल, 10 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, इंडिया फुल मेंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? अब्दीजान, अबिजान, ठीक है, कोटे डिवोर में है। 1964 में इसका बनाया गया था। पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस दी अफ्रीका। 54 अफ्रीकन नेशंस इसके मेंबर्स है, 27 नॉन अफ्रीकन के मेंबर है, इंडिया से पार्ट है इसका। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लो IAEA की। तो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, अर्ज किए IAEA टू ओवरसी द पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में। 1957 में इसको बनाया गया था, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर। और एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसका मोटो है। 180 इसके मेंबर्स है, इंडिया डेफिनेटली, इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था, कमेंट सेक्शन में बताना। नॉर्थ कोरिया ने भी ज्वाइन किया इसको 1974 में और 1994 में विड्रॉ कर लिया। जनरल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जितने मेंबर्स हैं वो एनुअली मिलते हैं वियना में चलते हैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, ये नोबेल पीस प्राइज इसको मिल चुका है 2005 में, राइट। और IAEA
अगर हम बात करें IAEA और NPT, तो IAEA इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी बट प्लेज अ की रोल इन वेरिफिकेशन वगैरह में काम करता है। जितने भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो रिक्वायर्ड करते हैं, इज रिक्वायर्ड अंडर एनपीटी टू कंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विद आईएईए, ताकि वो वेरीफाई कर सके ये कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी तरीके की हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो व्हाटएवर। एनपीटी तो वही है, बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन आपने नहीं बनाया तो बना नहीं सकते। तो ये कब आए थे? 1970 में आए थे, और इनडेफिनेटली इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1995 में। राइट, 191 मेंबर्स की कंट्रीज इसके पार्ट है, और ऑल 5 रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस इसका पार्ट है। और इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया इसको, वाइल नॉर्थ कोरिया ने इसमें से विड्रॉ कर लिया 2003 में। उनका भी प्रोग्राम चलता है भाई अपना, है कि नहीं है? तो रोल क्या है? तो ग्लोबल फोकल पॉइंट है, ग्लोबल फोकल पॉइंट है न्यूक्लियर कॉपरेशन का। पीसफुल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं ये नेशनल साइंसेज का, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने की बात करते हैं, वेरिफिकेशन और कंप्लायंस अथॉरिटी के रूप में भी काम करते हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी ट्रीटीज हैं? तो वही हमारे पार्शियल ट्रेस पे ट्रीटी है, यूपीएससी ने इसके क्रोनोलॉजी पूछ चुके हैं। तो ये है आपका पीटीबीटी, ठीक है। तो 1963 का ये है आपके, अभी हम क्रोनोलॉजी देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है 1996 का, और प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है 2017 का है ये। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीटीबीटी आया, फिर आपके आता है आपका एनपीटी, फिर आता है आपका सीटीबीटी, इसकी सिटीबीटी बोली जाती है वो है ये, और फिर आता है आपका TPNW। ठीक है, तो ये कब आता है भैया? पीटीबीटी आपका 1963 में, एनपीटी आपका 1970 में, सीटीबीटी आपका 1996 में, और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के प्रोहिबिशन कब आता है आपका? 2017। ठीक है सर ना, इजी पीसी, इसको याद कर लेना, लिख लेना, नोट्स में मेंशन कर लेना। यूपीएससी ने कई बार ना इस तरीके के सवाल पूछे कि भाई यूएनएससी का ये वाला सैंक्शन कमेटी या फिर ये वाला बेसिकली आर्टिकल किस रिलेटेड है। तो अब इसके बाद कहते हैं इंडियन ऑफिशियल ब्रीफ्ड द मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ यूएनएससी 120, सॉरी 1267 सैंक्शन कमेटी और एक्टिविटीज ऑफ द टीआरएफ जो रजिस्टर्ड फ्रंट है। तो इसने बेसिकली इसको ना आईएसएस और अलकायदा सैंक्शन कमेटी भी कहा जाता है। 1999 में स्टैब्लिश हुआ था आईएसएस अलकायदा रिलेटेड ग्रुप पर कॉम्बैक्ट करने के लिए उनका टेररिज्म। इट कंप्राइजेस ऑल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, ऑल 10 राइट। तो अब टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्समेंट करने के लिए ना कौन कौन से रेजोल्यूशन है, जैसे 1267 है, 1989 है, 2253 है। तो बेसिकली ये सब क्या है आपके? रिलेटेड है आपके या टेररिज्म से, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। एक ही आप यहाँ पे नाम सुनिए, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार आपने इसका नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने इसको फॉर्मली अज्यूम की इसकी चेयरमैनशिप 2025-26 के लिए। तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बनाई थी, आठ फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। एशिया पैसिफिक रीजन का म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। कंप्राइज 21 इकोनॉमिक्स है इसके अंदर, वही सब चीजें हैं यार, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल लाइन से मिला। अच्छा, मार्च में ना एक करेक्शन है कि भाई जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स बनाए गए थे उसके अंदर फ्रांस इसका पार्ट इनकरेक्टली मेंशन कर दिया गया था, जबकि फ्रांस इसका पार्ट नहीं है। 3 मेंबर्स हैं जिनकी अगर हम बात करें, 3 मेंबर्स होते हैं मालदीव्स, मॉरिशियस एंड सीचेल्स। द करेक्ट इन्फोग्राफी अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आए तो यूएई है, जर्मनी है, यूके है, इटली, टर्की, सऊदी, इजिप्ट, ईरान, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सीचेल्स, मालदीव, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, यमन, ओमान, राइट। और अगर हम इसके बात करें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, रशिया, और जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं वो इसके डायलॉग पार्टनर्स है। यूरोपियन यूनियन भी इसका डायलॉग पार्टनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। तो नॉर्थ ईस्ट एज अ फ्रंट रनर ऑफ द ग्रोथ, अगर एक रिपोर्ट अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट एशिया समिट, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, इसने होस्ट किया था इसको, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन बताया गया, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हैं यार, ठीक है, जरूरी नहीं है ये सब चीजें आपको जानने की। राइट, इसमें आप बस कुछ चीजें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटीईएस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, राइट, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, बहुत जो जबरदस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिजिनियस स्पोर्ट्स यहाँ पे आर्चरी, तांग ता, पोलो वगैरह, इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस एनालिसिस को हम बोलते हैं एज रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जनवरी 2025 को लेकर अगर हम बात करें,
तो एनएसओ बेसिकली इसका करता धरता कंडक्टिंग है। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मॉस्पी के द्वारा, राइट। और अगर हम इसके अंदर हम बात करें तो करंट वीकली स्टेटस क्या है, किस तरीके से यहाँ पर इस सब कुछ बताने की बात करता है। यूजुअल स्टेटस किसको कहते हैं, सब बात है। की टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितना लेबर फोर्स है, परसेंटेज ऑफ पर्सन का इन पर्टिकुलर, अगर हम बात करें पर्टिकुलर कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन कितने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कितने अनएम्प्लॉयड हैं among the persons who are basically in the labor force। एक्टिविटी स्टेटस की बात कर लो कि भाई पर्सन्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड में कौन कौन सी एक्टिविटी परस्यू करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर। यूजुअल स्टेटस क्या होता है, व्हेन द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड ऑफ द लास्ट 365 डेज preceding the date of survey, it is known as the usual activity status। ठीक है। करंट वीकली स्टेटस है इसके अंदर, करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें एक घंटे से ज्यादा आप काम करते हैं तो ये बेसिकली उसको ये वाला स्टेटस दिया जाता है। वेंजियाम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पर बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया, केरला में आपका बन रहा है। कौन कौन को कनेक्ट करेगा ये, तो इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये, ठीक है। तो मल्टीपर्पज और ब्रेक बल्क कार्गो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, शिपमेंट के लिए अलाउड है। तो बेसिकली ये विजी विजन हम अगर हम बात करें, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो बेसिकली ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपको जो रेड रूट दिख रहा है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बताता है म्यूजियम पोर्ट की, और बताता है कि भाई कौन कौन से पोर्ट्स हैं जहां पर ये अपना सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। ट्रांसशिपमेंट देख ले फंस जाते कभी कभी। इसमें होता है कि जो कार्गो और कंटेनर से उसका ट्रांसफर करना एक वेसल से अनदर वेसल ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि सामान लेकर के आ रहा है, दूसरे शिप में लोड करके फिर जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन। हब स्पोक मॉडल होता है इसके अंदर, तीन प्राइमरी वेज हैं। पहला शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने की बात करता है, पोर्ट्स विद लॉन्गर डिस्टेंस, डीप सी लाइन। और इंटरसेक्शन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ कार्गो बिटवीन द लार्ज शिप्स, since deep sea routes are prone economics, ये सब चीज। और relay with the transshipments hub connect shipping routes along the same region but serving different ports। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को फेलिंग द इम्प्लीमेंट द सेक्शन 215 बी ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का है। उसमें कहा गया कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन बेसिकली अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उनका बेसिकली ये मेन एस्पेक्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली एक चेयरमैन होगा, नॉट लेस देन 3 मेंबर्स होंगे, बट नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर्स, 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। चेयरमैन होगा इसके अलावा, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें नेशनल कैपिटल रीजन एंड द बोर्ड में स्टेब्लिश ऑफिस इन अदर प्लेसेस, ठीक है। मेन ऑफिस यहाँ पर हो जाएगा, अदर भी हो जाएगा। रेड रोड सेफ्टी इनोवेशन अडॉप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही सब चीजें यहाँ पर रहेगा। गुड समैरिटन्स को प्रमोट करेगा, प्रैक्टिस ये सब चीजें, कंडक्ट रिसर्च वगैरह करेंगे। एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोग की यहाँ पर डेथ हो गई, जो कि यंग पीपल थे 18 to 45, जो कि 66% ऑफ द टोटल विक्टिम्स में से एक है 2023-24 में, ठीक है। नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे पे 39% रोड एक्सीडेंट हुए हैं, तो जिसमें 36% की डेथ हो गई। एक ही याद रखना, यूपीएससी पूछ लेती है आजकल ना कि ये वाला टिकट किससे रिलेटेड, ये वाला टिकट किससे रिलेटेड है। तो रोड सेफ्टी को लेकर के बात करें तो ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से इसको किसने बनाया गया है, डब्ल्यूएचओ और यूएन की रीजनल कमीशंस, यूएन रीजनल कमीशंस टू गाइड द ग्लोबल रोड सेफ्टी। और टारगेट ऑफ 50% रिडक्शन इन रोड डेथ एंड बाय द 2030। ब्राजील डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी की बात करें तो उसको इंडिया ने साइन किया था 2015 में, या और एसडीजी 3.6 का भी ये पार्ट है कि भाई हमको ग्लोबल डेथ्स कम करनी है रोड एक्सीडेंट से। इंडिया ने तो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाई थी 2010 में। हमारे पास द मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इसको भी हमने 2019 में अमेंड भी किया, है ना। 15,000 के चालान भी इसके अंदर बनाए गए। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम्स की बात करते हैं। व्हीकल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम सब यहाँ पर देख के चलते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की, तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीएमएफ का फंड और ये सब चीजें। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसको 2015 में लेकर के आया गया था। इस फाउंडेशन को माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। और एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में जो अफेक्टेड है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है।
और 2 tier एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इसके अंदर। एमएमडीआर के अंदर अगर हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर है टू कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे गवर्निंग काउंसिल होगी, पॉलिसी बनाएगी और मैनेजिंग कमेटी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, इसकी फंडिंग देख लो, थोड़ा जरूरी है। फंडिंग कौन करता है, तो माइनिंग लीज होल्डर्स करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। 10% ऑफ द रॉयल्टी फॉर लीजेस ग्रांट ऑन और आफ्टर 2015, और 30% अगर हम बात करें तो जो लीज 2015 के बाद दी गई। ठीक है, अब एक कुछ बहुत ही जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि इंडिया के अंदर ना माइनिंग ज्यूरिडिक्शन किस तरीके से है। कॉन्स्टिट्यूशनल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल देख लो भाई, तो एंट्री 54 में यूनियन लिस्ट के अंदर है कि जितने भी माइंस और मिनरल डेवलपमेंट है तो पार्लियामेंट ही डिक्लेयर करेगा उसको। एंट्री 23 के अंदर स्टेट लिस्ट है जिसको वो रेगुलेशन करेगी माइंस और मिनरल्स का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द यूनियन लिस्ट। मिनरल्स, जो माइनर मिनरल्स की अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई एनी मिनरल एज माइनर मिनरल वाया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और स्टेट गवर्नमेंट भी empowered है टू मेक रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स विद इन देयर टेरिटरीज, बट उनको क्लासिफाई कौन करेगा, सेंटर करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएमडीआर अगर हम बात करें 2023, तो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात करते हैं। एमएमडीआर एक्ट 2023 हैज empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑप्शन माइनिंग लीज, कंपोजिट लाइसेंस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एमएमडीआर एक्ट। डीएमएफ जुडिक्शन की बात करते हैं, जब ये ऊपर पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगा राइट टू एम्पावर्स कंपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन फंड बाय द डीएमएफ। स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगा इंप्लीमेंटेशन डे टू डे। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र कल्याण योजना कब आया था, अगर हम बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च की गई थी अंडर द एमएमडीआर एक्ट 1957। इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, है ना, और डीएमएफ रूल्स के अकॉर्डिंग इनटू द डीएमएफ रूल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। फंड लोकेशन दिए जाएंगे 70% डीएमएफ फंड, 30% के अपॉन अदर सेक्टर्स। ये सब चीजें हैं बस। अब न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ लीजिए। इंडिया हैज बिकम, इंडिया ने ओवरटेक कर दिया चाइना को टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। पहले यूएस है, फिर चाइना, जर्मनी एंड इंडिया है, जापान है आपका। ठीक है, बस इतना आप याद रखना है यहाँ पे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की अगर हम बात करें, आईएफएस, तो आरबीआई ने रिवाइज किए हैं रूल्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एनी फंड इनको जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में, विच आर प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल which collects funds from the sophisticated investors, whether India or foreign, for investing in accordance with the defined investment policy for the benefit of the investors. AIF जो होते हैं are regulated by the SEBI as per the SEBI Alternative Investment Funds 2012 का रूल है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। इसमें स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, सोशली एजुकेशनली बेनिफिशियल जो रहेगा वो। दूसरा, जो लेवरेज और डेट्स का इस्तेमाल नहीं करते डे टू डे ऑपरेशंस में। और तीसरा है जो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, सब चीजें। राइट, प्रेडेटरी प्राइसिंग हम पहले भी देख चुके हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ताकि इसको रोक लगाने के लिए रेगुलेशन बेसिकली निकाला। इसमें सेल्स ऑफ गुड्स होते हैं और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट प्राइस बिलो द कोस्ट विद अ व्यू ऑफ टू रिड्यूस द कंपटीशन। और यानी जितना कोस्ट आ रहा है ना, उससे भी ज्यादा प्राइस कम कर दो। ठीक है, कोस्ट ज्यादा हो जाएगा, चीप प्राइस कम होगी। तो ये बहुत ही जो है इनवर्स रिलेशनशिप और इनवर्स इम्पैक्ट होता है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो आरबीआई ने नोटिफाई किया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025, जो कि एक्ट है 2007 का। इसने रिप्लेस किया है बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008, वो बहुत जरूरी है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसके अंदर चेयरपर्सन कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। और आगे देखिए, एक ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ पेमेंट सिस्टम्स। एक आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिसर होते हैं। 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोर्ड में ऑल्सो इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम फील्ड लाइक आईटी, साइबर सिक्योरिटी। टेन्योर कितना होगा, 4 years का टेन्योर होगा, फिक्स और नो रीनोमिनेशन है इसके अंदर। मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और कोरम में मिनिमम 3 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, चेयरपर्सन और डेप्यूटी गवर्नर के साथ। डिसीजन मेजोरिटी वोट होगा। इन केस ऑफ टाई, चेयरपर्सन कास्टिंग वोट करेगा। आरबीआई के डिजिटल लैंडिंग रूल्स की बात करें तो की ऑब्जेक्टिव इसका ये तो बोरोवर प्रोटेक्शन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ाएंगे। डिजिटल लैंडिंग रूल्स जो डिजिटली एप्स के थ्रू और लोन अप्रूवल, डिस्बर्समेंट, रिकवरी वगैरह, इसको ट्रांसपेरेंट करने की बात। ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सेबी ने क्वेश्चन किया इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट द डीलिंग विद ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब these platforms allow participants to earn money by investing their prediction on any sports, political, weather, or crypto events. Participant can bet on any event based on their predictions. अगर करेक्ट होता है तो मनी बनाते हैं, नहीं तो लूज करते हैं। लीगल स्टेटस बात करें तो सेबी रेगुलेट नहीं करती इसको बिकॉज ऑफ द आइटम्स बीइंग ट्रेडेड नॉट क्लासिफाइड अंडर द सिक्योरिटीज। ठीक है, मोर देन 5 करोड़ मेंबर, 50,000 करोड़ एवरी ईयर यहाँ पर वॉल्यूम्स में देखने को मिलते हैं।
इंडिया अच्छी हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों इसके अंदर आते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स में आते हैं 824.9 बिलियन 2024-25 में था, जो 6% से बढ़ गया। अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, ये बेसिकली भी करंट का है, यहाँ पर आपको देखिए $778 बिलियन से $824 बिलियन पे यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे क्राइसिस हो जाने के बावजूद भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा ही है। तो अब बात करें, ये मार्जिनली इंक्रीज हुआ है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, लेकिन सर्विसेज जो है वो हिस्टोरिक हाई पे हुई है $387 बिलियन में। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो किस तरीके से बढ़ा है यहाँ पर पैराग्राफ, क्या ये स्टेडली बढ़ा? नहीं, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बड़ा कम हुआ, तो स्टेडली नहीं बढ़ा है, बट कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5, पिछले 5 साल से तो बढ़ा ही है, 2020 से 21 22 23 हाँ, पिछले 5 साल, 1 2 3 4 5, पिछले 5 साल से स्टेडली इंक्रीज है ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिक्की और सीआईआई, अगर हम बात करें इन कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये लेकर के आए हैं। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सआर, वीआर, मिक्स्ड रियलिटी, इन सब में काम करने के लिए सेम टेम्पलेट होगा आईआईटी और आईएम। बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका अलग से एंट्रेंस होगा, उस तरीके से आपका सब चीजें यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आईआईटी सिस्टम। और अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में ना, इंडिया का जो न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, उसके अंदर कुछ चेंज देखने को मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें हाईलाइट करी थी, वही हम यहाँ पे देखेंगे। क्या इंडिया की जो कन्वेंशनल नेशनल जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन थी, उससे क्या अलग है, यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहला है डिसिसिव रिटेलिएशन, कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया उसके स्ट्रॉन्ग और रेजोल्यूट रिस्पॉन्स देगी। जैसे हम बात करते हैं लश्कर तैयब के खिलाफ किया था, और हमने उरी स्ट्राइक करी थी, राइट, ये सब चीजें। दूसरा, नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कि भाई जो न्यूक्लियर थ्रेट्स देते हो ना, उससे इंटिमिडेट होने वाली जरूरत नहीं है, और होंगे भी नहीं बेसिकली। तो इंडिया जिस तरीके का स्टेप लेना है उस तरीके का लेगी। ठीक है, हम लेंगे भाई जिस तरीके का स्टेप हमको लेना है अप्रोप्रिएट। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरर स्पॉन्सर एंड टेररिस्ट, ये जो टेरर स्पॉन्सर करते हैं वो कोई सेपरेट नहीं है, वो भी सेम ही पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेंट है, तो उसको भी हम एज अ टेररिस्ट ही रिकॉग्नाइज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने झंडे गाड़े भाई। तो इसमें ना कौन कौन से सिस्टम है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है, तो इसको आप याद रखना कौन ने डेवलप किया था, बेल ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क मिशन कंट्रोल सेंटर है, इसको किसने किया है? अगर हम बात करें तो डीआरडीओ, और इसको डीआरडीओ ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है 240 डिग्री रडार कवरेज, इसका वहां पर आपको मान्य है। इंडियन आर्मी का आकाश तीर, अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर देता है, इंगेज कर देता है एनिमी के एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड मिसाइल्स को, इसको भी बेल ने डेवलप किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडियन नेवी का त्रिगुण, तो इंडियन नेवी का मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है ये, राइट। उसके बाद सैटेलाइट मॉनिटरिंग थ्रू नाविक, नाविक इंडिया का नेविगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसको डेवलप किया है। 1500 किलोमीटर, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये, 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन लैंड मास, ये इसको कवरेज यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। 7 सैटेलाइट है इसके अंदर, 24/7 काम करेगी। 3 सैटेलाइट तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस में, 4 घूमेगी और 4 स्टेबल रहेगी। ठीक है, 3 स्टेबल रहेगी। These satellites are equipped with dual band signals, L5 S band, और L5 signal is encrypted for military use। ठीक है, अब आपने ये समझने की जरूरत है कि इंडिया का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने लेयर बाय लेयर अगर देखें तो किस तरीके से जो ड्रोन डिटेक्ट के लिए हम डी फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हार्ड किल होती है कि भाई लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। सॉफ्ट किल है कि भाई ड्रोन कम्युनिकेशन चैनल रेडियो फ्रिक्वेंसी कम कर दो, खत्म कर दो। मैन पेज ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कैरी करती हैं, एंड फायर बाय सिग्नल सिंगल इंडिविजुअल, और कैरिड और फायर्ड बाय मोर देन वन पर्सन एक्टिंग एज अ क्रू। तो हम उसके बात करते हैं शिस्ली का सिस्टम, थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रल ऑप्टिकल सिस्टम की तरह काम करता है। रेडार गाइडेड एंटी क्राफ्ट वेपन सिस्टम, सेल प्रोपेल्ड, राइट, माउंटेड ऑन आपके ट्रक चेसिस पे काम करता है। फायर कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन, ये सब चीजें इसके अंदर आएगा। जू 23 mm सिस्टम, ये 2 इन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन है, और एंटी एयरक्राफ्ट गन L70 अगर हम बात करें तो ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम करती है। ये रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे काम आएगा।
4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सेकेंड लेयर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर में यहाँ पर छोड़ते हैं। इंडियन एयरवे, इंडियन एयरफोर्स और आपके इंडियन आर्मी में ये है। तो इसका रेंज कितना है इंटरसेप्शन, 30 से 35 किलोमीटर का है। आकाश का नेक्स्ट जनरेशन 2016 में सिस्टम में हम एक्सटेंड किया था तो 70 किलोमीटर तक, राइट। 18 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जा सकती है। स्पाइडर क्या है, आपके सरफेस टू एयर पाइथन डियरवाइज को इजराइल ने डेवलप किया है। लेगेसी सोवियत सिस्टम तो S-125 है। वेट सर क्या आप देखना। थर्ड लेयर मीडियम रेंज की अगर हम बात करें तो बराक मिसाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मिसाइल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डीआरडीओ ने और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के बनाया, बराक। ठीक है, इसके दो वर्जन है, नेवल बेस्ड लॉन्ग सरफेस टू एयर और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। फोर्थ लेयर आता है S-400 सुदर्शन चक्र। तो कितना गजब इसका नाम रखा, S-400 मल्टी फंक्शन रेडार, इंटीग्रेट करता है ऑटोनोमस डिटेक्शन, टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम कंट्रोल, ये सब चीजें। इसको रशिया का अल्माज सेंटर डिजाइन ब्यूरो, राइट, उसने इसको एस्ट्रो 400 ट्रायम की तरह इसको क्या किया, डेवलप किया। हमारे पास 5 है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स के अंदर जाती है, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज। सबसे ज्यादा 400, सबसे कम 40। ऑल टाइप्स ऑफ एरियल अटैक से कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, तो 2 टियर सिस्टम कैपेबल है ये, और 2000 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं। ठीक है, एक एडवांस और एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल तो है हमारे पास। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बहुत जरूरी है, ये हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये हम बात करते हैं तो 2-3 मैक की स्पीड से जाता है। 1 मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। क्रूज मिसाइल इज प्रोपेल्ड बाय द जेट इंजन्स। इसको इंडिया और रशिया ने डेवलप। ब्रह्मोस की फुल फॉर्म बताना, एक तो ब्रह्मपुत्र होगी, मोस से कौन सा रिवर है बताओ, क्या मोस से नाम है। ओके, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता ही है ब्रह्मोस। लो रडार पिन पॉइंट एक्यूरेसी। रफाल सिस्टम की बात करते हैं तो ये फ्रांस की डसोल्ट एविएशन है, उसने बनाया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ड्रोन्स की बात कर लीजिए, तो कौन कौन से ड्रोन्स इंडिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो सर्विलियंस एंड रिकॉग्नाइंस ड्रोन। इसके अलावा तपस, रुस्तम, हीरोन, है ना, तो हमारे पास ये 3 है। आर्म्ड और कॉम्बैट में अगर हम बात करें तो घातक है और हीरोन टीपी है। उसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स, जिससे मल्टीपल ड्रोन्स ऑपरेशन कोऑर्डिनेट ओवरवेलम enemy defense, DRDO and private firms are working on a swarm from technology। ठीक है, loitering एरियल म्यूनिशंस लैम्प और कामिकी से ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन होते हैं, क्रैश करते हैं और वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो इन हमारे पास नागस्त्र है, वर्मैट है और स्काई स्ट्राइकर है। ठीक है, गोल्डन डोम क्या है बेसिकली, ये यूएस प्रेसिडेंट ने एक एम्बिशियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर के आया गोल्डन डोम, कि वे पूरे यूएस को कवर करेगा। ये कोई भी तरीके का मिसाइल अटैक होगा तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है ये। जितने भी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल आते हैं उसको रोक देगा, ये वहीं पे खत्म कर देगा, जैसे इसराइल में है ना, वैसा है इससे, राइट। इसमें बहुत सारी मिसाइल है एग्जिस्टिंग अमेरिकन मिसाइल डिफेंस, जैसे पेट्रियोट मिसाइल है, थार है ना, थार तो इंडिया ने भी लेने की बोला था। एजिस बैलिस्टिक है, उसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस है, ये सब चीज। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 ट्रायम कहाँ पर है आपका, रशिया में। यूएस का थार्ड है, इसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसराइल में आयरन डोम और आयरन बीम है, यह हाई एनर्जी लेजर है। अनलिमिटेड मैगजीन्स होती है कॉम्प्लीमेंट आयरन डोम। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर तामीर इंटरसेप्टर है विद लॉन्चर, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम है, राइट। चाइना का HQ-9 है, राइट। और या इंडिया में बराक 8 और आकाश मिसाइल्स। ठीक है, हमारे पास ये कुछ मेजर्स हैं जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के खिलाफ इंडिया ने लिए। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग जो एलईएज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल बॉडीज है। चक्षु ऑन संचार साथ ही सिटीजन को अलाउ करता है तो रिपोर्ट फ्रॉड कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस। म्यूल अंडर आरबीआई का एआई टूल है टू डिटेक्ट मनी म्यूल्स, एडवाइस फॉर बैंक यूज। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट है, जो इंस्टेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है अंदर आर्टिकल अंदर 14C के अंदर, सॉरी 14C के अंदर। बेसिकली इट्स एन इंफॉर्मेशन, राइट, आईटी वगैरह सब चीजें इसके अंदर आपका आता है, कम्युनिकेशन, सब चीजें। बात करते हैं E0FIR, ये ऑटोमेटिकली साइबर फ्रॉड को कंप्लेंट बना देता है अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का फ्रॉड हुआ है तो। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो अपॉइंट किए हैं नए चेयरमैन और 7 नए मेंबर, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
1998 में सबसे पहली बार आया था ये। एमिनेंट पर्सन आउटसाइड द गवर्नमेंट, इसमें लोग होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, ये इसको असिस्ट करती है। ठीक है। एक एंटी ड्रोन सिस्टम है भार्गवास्त्र, ये इंडिया ने इसको टेस्ट किया है, और ये बेसिकली एक लो कॉस्ट हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है जो ड्रोन स्वॉर्म्स को खत्म करने की बात है। इसको क्या है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने 2 लेयर में होगा। अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स विद 20 मीटर लीथल रेडियस, गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स फॉर प्रिसिशन स्ट्राइक्स। ठीक है, 2.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज। ऑपरेशन हॉक क्या है भाई? तो ये सीबीआई ने लॉन्च किया है, बेसिकली ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क जो इन्वॉल्व है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। इसके पहले अगर हम बात करें तो ऑपरेशन कार्बन आया था 2021 में, ऑपरेशन मेघ चक्र आया था 2022 में, ताकि जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं उनको राइट डिसमेंटल कर सके, टू ट्रैक द सस्पेक्ट्स, ये सब चीजें। अब आता है थोड़ा जरूरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है। एक्साइजेज है वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन सीडीएस सीएपीएफ और इनमें भी काम आता है, एक आध स्टेटमेंट में पूछ लेती है यूपीएससी सीएससी भी। आई एम डी ई एक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवल शिप आईएनएस किल्थन सिंगापुर में गया इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। इट्स बेसिकली डिफेंस एग्जीबिशन है 2025 मूवी। तो 1997 में था। ऑर्गेनाइजर कौन है? सिंगापुर है, और मोर देन 70 कंट्रीज के पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लो, नोमैडिक एलिफेंट, यूपीएससी का पीवाईक्यू। तो इंडिया और मंगोलिया है बेसिकली इसको किया है, और ये एक 17th एडिशन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया एंड मंगोलिया का। तो लेटेस्ट एडिशन की अगर हम बात करें, उमरोई मेघालय, यहाँ पर ये हुआ। ठीक है सर, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्यों? यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि 2025 का कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द बेसल रोटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतने सारे स्टाफ बना रहा हूँ कि पूछो मत आप। तो 17th तो बेसल, 12th रोटरडम, 12th स्टॉकहोम। मीटिंग हुई कहाँ पर? आपके जिनीवा में। कहाँ पर हुई? जिनीवा में, कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है। जॉइंट कमिटमेंट क्या है ऑल थ्री सीओपीज का? कि भाई वही इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट वगैरह करेंगे। बेसल कन्वेंशन की अगर हम बात कर लो, यहाँ पर ये कॉप 17 टेक्निकल गाइडलाइंस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उन पर उनको मैनेज करने की बात की है। न्यू स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लेकर के आया गया, और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो है टेक्सटाइल वेस्ट का, उस पर रोक लगाने की बात करी गई। रोटरडम कन्वेंशन, इसकी कॉप 12 थी। दो नए केमिकल्स ऐड किए एनेक्स 3 में, कार्बन सल्फेन ये पेस्टिसाइड, और पेंथियन। ठीक है। adopted the 2026-27 इस compliance committee for work program। ठीक है। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अगर हम देखें, एडेड टू एनेक्स 1, इसने क्या क्या ऐड किया है? तो क्लोरो पायरो पायरिफॉस ये पेस्टिसाइड है। लॉन्ग चेन परफ्लूरो कार्बोलॉक्सिक एसिड है ये, और मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेसल कन्वेंशन को, देखते हैं सबसे पहले बेसल कन्वेंशन रहेगा। तो ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से रिलेटेड है सर एंड मैम। कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स। ओके। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 1989 में, 22 मार्च 1989, बेसल स्विट्जरलैंड में। इंडिया इज डेफिनेटली अ पार्टी। वही ह्यूमन हेल्थ हजार्डियस वेस्ट को खत्म करना, राइट, मतलब ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ट्रांस बाउंड्री वेस्ट कंट्रोल के लिए इन्होंने इन्फोर्स किया प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उस पर्टिकुलर कंट्री का प्रोसीजर लेकर के आ गए फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट्स ऑफ हजार्डियस। ठीक है। न्यू एरियाज ऑफ फोकस की अगर हम बात करें, तो टेक्सटाइल वेस्ट को लेकर के यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अवेयरनेस दिखाई है। और शिप ब्रेकिंग, यानी कि 15,000 शिप्स विल बी डिसमेंटल इन द नेक्स्ट 15 years, जो कंटेन करते हैं hazardous substances like POPs, heavy metals. While Basel Convention addressing these overlaps, हांगकांग कन्वेंशन creates legal enforcement challenges। ठीक है, तो हांगकांग को इससे कंबाइन किया, अगर जाकर के देखा जाए तो वो लीगल एस्पेक्ट लेकर। अब आ जाओ रोटरडम पे। रोटरडम सर मैम बताइए, रोटरडम किससे? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, कनेक्टेड ये बेसल से ही फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स और आपके पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, 2004 में ये आया था, और इंडिया इसके अंदर कब आया? 2006 में। ठीक है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि सिंपल है, हजार्डियस केमिकल्स किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट ना किए जाए, जो उसको नहीं चाहता है।
4 एनेक्सेशर्स हैं इसके अंदर, 3 एनेक्सर हैविंग लिस्ट ऑफ बैंड केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑब्जेक्टिव तो वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑपरेटिव वगैरह सब ऑपरेशंस इसमें करेंगे। पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो बैंड है पूरी दुनिया में या फिर जहां पर भी किसी कंट्री में, तो उसको रिलेटेड लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है इसमें, and require exports to share information about a certain banned and restricted substances, and doesn't ban chemical but promotes informed decision। ठीक है, बैन नहीं कर रहा है बट प्रमोट कर रहा है कि भाई देख लो, आप देख लो, हम बता दे रहे हैं बस। फेल्यूर टू लिस्ट hazardous chemicals, Rotterdam Convention differing list 8 hazardous chemicals including methyl bromide, deferred mercury and sorry mercury and chloropyrifos। तो ऐसे जो जरूरी चीजें वही इसमें लिस्ट लिस्ट डाउन नहीं किए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है रोटरडम की। उसके अलावा क्लोरोपाइफोस ये बैंड है अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, लेकिन लिस्ट नहीं किया गया है कि भाई उसको चलते हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर वीक कोऑर्डिनेशन हुआ तो ब्रूटल है, मतलब एक तरीके से। ट्रेड कंसर्न्स वर्सेस साइंटिफिक कंसर्न्स कंसेंसस की बात कर लो, तो अपोजिशंस came mainly for the producer country fearing trade impacts, though listing isn't a ban, nation like Argentina argued affects exports। overlapping treaties की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मीना माटा स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के यहाँ पर हम देख लेते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की अगर बात कर लो, 2001 में स्टॉकहोम में लेकर के आ गया था, स्विट्जरलैंड में है ये। इनफोर्स 2004 में हो गया था, इंडिया ने रेटिफाई इसको 2006 में किया था। ठीक है, 146। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने नए रूल्स निकाले हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। वो ये सब है, फेयरली शेयर किए जाएं जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उससे रिलेटेड नॉलेज है उन सबकी। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का, उसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एबीएस केसेस भी अगर हम देखें तो कानी ट्राइबल कम्युनिटी का है केरला में। उनका आरोग्य प्लांट जो है उसका नाम ये है, आप देख लेना। तो जैसे जीवनी ड्रग की तरह इसको इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उसके बात करते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ से निकला है, जहाँ पर नॉलेज का इस्तेमाल था, तो उसका बेनिफिट मिलना जाना चाहिए बोन गाइडलाइंस के अनुसार भी और नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार। ठीक है, हिमालयास को लेकर के कौन कौन से इनिशिएटिव्स को लेकर के आया गया है इंडिया में, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2019 से 23 तक इसको लेकर के फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी किया गया, और इंडिया में बढ़ा भी सही है। सेंटर फॉर क्रास्पर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज एस्टैब्लिश। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे स्वदेश दर्शन, ये सब चीजें किया गया। अब वर्ल्ड लेवल पे देखो क्या किया यहाँ पर। जैसे कि इंटरनेशनल ईयर बनाया गया ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एंड क्रास्पर टिकेट, क्या हम बात करते हैं इसको, डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2025 से 2034। वेरी 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 क्रूशियल। ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेकर के आया 12 रेंज कंट्रीज में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन्स और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस। ठीक है, इसमें 5 बिग कैट है, टाइगर लॉयन लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जिगर, पूमा, ये 7 बिग्स है वैसे तो। पर जैसे और जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, तो उसमें कौन सी 5 मेजर है वो मुझे बताना। ये तो 7 है ओवर, और एक सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसका पार्ट है। और बेसिकली इसको फंड कौन करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिस किसके अंदर आया था मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ इसको किसके अंदर, कौन से कन्वेंशन, कौन से कॉप के अंदर इसको लेकर के आया गया, कौन से ईयर में। ठीक है, ईयर भी लिखना भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फूड एंड एग्रीकल्चर, सॉरी, अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक प्रोग्राम है गियाज, विच इज ग्लोबल ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम प्रोग्राम। तो उसमें 6 न्यू साइट्स को ऐड किया गया, कौन कौन सी साइट्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें ना क्या, ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो ब्राजील है एक, तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम चाइना, और पर्ल म्यूसिल व्हाइट टी पियर्स एंसेस्ट्रल सिस्टम मैक्सिको का, और आपका डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग सिस्टम है इन द वोल्केनिक लैंडस्केप लैंजोरेटे स्पेन। तो ये आ सकता है आपका, उसका नाम आ जाएगा, बेसिकली सिटी का नाम आ जाएगा, तो क्या करोगे आप, तो लैंजोरेटे स्पेन। तो गिया प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 2002 में ये आया था, और वर्ल्ड समिट ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया। पर्पस तो क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी डेवलप, डिस्प्लेसमेंट और बायोडाइवर्सिटी, बहुत इसको रोकना है।
और वो सब 95 गियास साइट्स है 28 कंट्रीज में। इंडिया में कौन है? सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कुटानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला। और मुझे बताएं इसके अलावा कोई और है क्या? जहां तक मेरी नॉलेज है यही यही है, राइट? इसके अलावा कोई और होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ecosystem inhabited by the communities that live in an intricate relationship with the territory. These evolving sites are resilient systems characterized by remarkable agrobiodiversity, invaluable cultures, traditional knowledge, beautiful landscape. इसके अंदर कौन कौन है, कौन मैनेज करता है सस्टेनेबली? सिंपल फार्मर, हर्डर्स, फिश फॉक, फॉरेस्ट पीपल, राइट? फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री इसके अंदर कवर होता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। एक केस है वनशक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है कि एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो वही एक्स पोस्ट फैक्टो ना। हाँ, तो उसको ग्रांट करने की बात करी थी, उस पर रिस्ट्रेन लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 2006 में के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो इसके पहले लेना जरूरी है। और ये सब चीज, तो ये सिस्टम कब आया था? 2006 में। मेंस के लिए पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है। दो कैटेगरीज में है, तो नेशनल लेवल अप्रेजल होता है और एक स्टेट लेवल होता है। नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है, उनकी रिकमेंडेशन। ये स्टेट और इन्वायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेट एक्सपर्ट लेवल अप्रेजल कमेटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो इसमें सब चीजें देखी जाती है, एक्वाटिक इकोलॉजी, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, सोशल साइंस। एक ये थोड़ा सा देख लो, नेशनल सेंटर फॉर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पर है? कंफ्यूज हो सकते हो, गोवा में है इसका हेडक्वार्टर। 1998 में बना था ये, इसके 25 साल हुए हैं। ठीक है। 13 मेंबर्स हैं इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अर्थ साइंस के अंदर ही आती है। सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 125 चेयरपर्सन होते हैं इसके। ठीक। ग्लोबल मिथेन ट्रेकर 2025, इसको रिलीज किसने किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, सबको पता है। 30% जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का, उसमें सिर्फ मीथेन का हाथ है। और बहुत सारी जो सीएनजी और बाकी सब चीजें आती है तो मीथेन ही बनेगा भाई। तो ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, बायो एनर्जी अकाउंट्स, ठीक है, ये सब बाकी का 35% करता है जो मीथेन एमिशन का। अगर हम पार्ट है, अगर हम बात करें बायो एनर्जी, ये सब चीजें नेचुरल गैस देखा यहाँ पे लिखा ना, वही सब चीजें। तो ग्लास फ्लेयरिंग इज द बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस associated with the एशियाटिक लोयन का आईयूसीएन स्टेटस देख लो, वुलनरेबल है। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड नॉर्म ऑफ द लायंस। अगर हम बात करें तो बारडा वाइल्ड माना गया है गिर नेशनल पार्क गुजरात का, इसका मेन लैंड है। पॉपुलेशन बढ़ गई बेसिकली। तो साइट्स में अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 एंड 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट। ठीक है, स्मॉलर होते हैं देन अफ्रीकन। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इन एशियाटिक, right? Longitudinal fold of skin running along its belly. Males have only moderate mane growth at the top of the head, and ears are always visible. Lions do not have a particular breeding season. Okay. अब उसी के साथ आप यहाँ पर स्नो लियोपार्ड का देख लो भाई। तो इंडिया में तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो अपर हिमालयाज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैंथर और सिया। आईयूसीएन में तो वुलनरेबल है ये, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स में, सीएमएस अपेंडिक्स 1 में आता है ये। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये पढ़ लो थोड़ा सा, ऑपरेशन ओलिविया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड टर्म है ये। 8 लाख ओलिव रिडली टर्टल जो उड़ीसा की गहीर माता कोस्ट पे आते हैं उनको शील्ड करने के लिए है। 1980 में बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इसको लॉन्च किया गया था, हर नवंबर टू मई में करते हैं। ऑपरेशन फोकस ऑन गहीर माता बीच, ऋषिकुल्या रिवर माउथ एंड देवी रिवर माउथ। ठीक है। तो आईयूसीएन स्टेटस वुलनरेबल है, साइट्स अपेंडिक्स में आता है। ये पढ़ लो थोड़ा, सॉरी, शारप शू कंजर्वेशन रिजर्व, तो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश की, उसने शारप शू कंजर्वेशन रिजर्व को इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया है। स्पीति वैली में है ये। ठीक है, ऊनम रिवर एंड चारप नाला के कॉन्फ्लुएंस पे है ये। और बाउंड बाय यू लद्दाख, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, एक्सटेंडिंग टू मलंग नाला, लुंगर लुंगपा टू द ईस्ट, कपचिनमा नाला टू द साउथ एंड चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। गोस टू द माउंटेन्स भी स्नो लियोपार्ड को बोलते हैं, राइट। याला ग्लेशियर डिक्लेयर्ड डेड, तो याला ग्लेशियर कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा? ये श्रंक हो गया था बाय 66% 1970 से लेकर के अभी तक अगर हम बात करें। तो ये नेपाल का फर्स्ट ग्लेशियर इसको इस तरह डिक्लेयर किया गया है, राइट। और अदर मेजर ग्लेशियर्स कौन से इनको डिक्लेयर किया गया? पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में है ये, राइट।
क्लार्क ग्लेशियर यूएस में है, अयोलो ग्लेशियर मैक्सिको। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्यूनरल वाज हेल्ड इन ऑक्सुआ ग्लेशियर इन आइसलैंड 2019। तो सोलर पैनल एफिशिएंसी नॉर्म्स को लेकर के बात किया तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ईज कर दिया सोलर पैनल एफिशिएंसी। अप्रूव लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड मॉडल्स निकाले हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर ना स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले ऑफ ग्रिड एफिशिएंसी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की 18-19% थी और कैडमियम की 18% थी। अब ये दोनों 18% एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। तो वही सब चीजें कि 200 मेगावाट से कम के ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस पर ही अप्लाई होंगे ये सोलर लैंटर्न्स, माइक्रो सोलर ग्रिड्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्मॉल फैंस एंड अप्लायंसेस। लार्जेस्ट सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, तो इम्पोर्टेंट। सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, सबको पता है। वाइडनिंग इनक्वालिटी, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये HDR निकालता है। तो बेसिकली इसमें रिलेटेड क्या है, आपको ये एक चीज देखनी है कि भाई इसके अंदर ना डायमेंशंस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, और या डायमेंशंस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, और डायमेंशन के इंडेक्स क्या है। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। नॉलेज की बात करें, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स। डिफेंस स्टैंडर्ड ऑफ अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GNI पर कैपिटा और GNI इंडेक्स। इतना आप याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 की रिलीज की है। बेसिकली अगर हम बात करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, इसके अंदर फर्टिलिटी, मोर्टालिटी इंडिकेटर्स, इंडिया और जो बिगेस्ट स्टेट्स है उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली है। तो क्रूड बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, तो ये डिक्लाइन हुई है 11% फ्रॉम 21% टू 19.3%। ठीक है, स्टेट्स मैक्सिमम बिहार और मिनिमम है कि केरला। पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते थे, 5% ने जो टोटल पॉपुलेशन की बात करते तो एज ग्रुप 0 से 14 थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इंडिया अब यंग कंट्री है, तो यंग से बेसिकली हम टॉप पहुंच चुके हैं यंग पे। अब यहाँ से बेसिकली एजेड कंट्री की तरफ हम भी आगे बढ़ेंगे आने वाले कुछ सालों में, दशकों में। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन की बात करें तो ये इंक्रीज हुई है 15 से 59 तक, 66% है हम। एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 9% थे पहले, अब पहले 5.9%। मीन एज एट इफेक्टिव मैरिज फॉर फीमेल इंक्रीज हुई है 19.3 से बढ़ करके 22.5 ईयर्स की बढ़ चुकी है मीन एवरेज है। मैटरनल मोर्टालिटी बताते हैं, इसमें तो होता है कि जो मदर की डेथ हो जाती है और लाइव बर्थ के दौरान, राइट। तो ये भी डिक्लाइन हुई है बाय 37.130 पर लाख लाइव बर्थ था 2014 पे, 93%, 93 पर लाख लाइव बर्थ। तो इट्स स्टिल हाई। चाइल्ड मोर्टालिटी और नियोनाटल में होता है कि भाई 29 दिन के अंदर 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं। तो ये भी डिक्लाइन हुआ है, 26 था पहले, अब 19 ये ठीक है, और कम हो सकता है। लोएस्ट केरला, हाईएस्ट मध्य प्रदेश। अब आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सबको पता है कि भाई एक साल के अंदर जिन इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ये भी डिक्लाइन हुआ है 39, पहले अब 27 हो गया। लोएस्ट केरला, हाईएस्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, अंडर 5 मोर्टालिटी 5 साल के अंदर मर, तो ये 45 है, थे पहले, अब 31 हो गए। अच्छा, सेक्स रेशियो एट बर्थ की अगर हम बात करें, पर 1000 मेल्स फीमेल्स का क्या रहता है, तो 907 था, अब 913 है, 913 है। हाईएस्ट केरला में है, लोएस्ट उत्तराखंड में। केरला में 962। रूरल में अगर हम बात करें 912 है, अर्बन में 918 है। सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो एक फर्टिलिटी पीरियड में एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, रिपोर्ट, तो वह डिक्लाइन हुआ है ये। टोटल फर्टिलिटी 2.0 है। ठीक है, ओके। तो हाईएस्ट बिहार में 3, लोएस्ट दिल्ली और वेस्ट बंगाल में 1.4। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, राइट, और रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है, 1.6 ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात कर लो, 69.8 ईयर्स है था पहले, अब डिक्लाइन हो गया 0.2 ईयर्स से। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स एस्टिमेट 8.2 ईयर्स है, दैट फॉर फीमेल्स 71.6 से ज्यादा जीती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें तो 91% होने लग गई है, जिसमें 95% अर्बन में, 89% रूरल में। अच्छा, मिजोरम ऐसा अकेला कंट्री, अकेला नॉट कंट्री, अकेला ऐसा स्टेट बन चुका है जिन्हों को फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है। 95% का बार इन्होंने पार कर दिया, और अभी 98.2% है PLFS के अनुसार। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
इसके पहले जून 2024 में लद्दाख था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसमें पूरी फंक्शनल लिटरेसी लेकर के आया गया है। तो गोवा हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 95% से ज्यादा आने वाले फुल लिटरेसी मान लिया जाता है। और उल्लास को इम्प्लीमेंट न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम की वजह से ये हुआ है। केरला डिक्लेरेशन फुल लिटरेसी 1991 बेस्ड ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन जो 90% से ज्यादा का होता है, अब बढ़ा दिया गया 95% कर दिया। इन्हें पढ़े लिखे की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि 7 साल का बच्चा उससे ज्यादा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई भी एक लैंग्वेज में उसको लिटरेट मान लिया जाएगा। फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है? एबल टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू फंक्शनल इफेक्टिवली इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, जो दिनचर्या में काम आने वाले। तो दिस इंक्लूड्स बीइंग एबल टू रीड, अंडरस्टैंड बेसिक इंस्ट्रक्शन, फिल आउट फॉर्म, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना, ये सब चीजें। इंडिया में बात करें पीएलएफएस के अनुसार तो ओवरऑल लिटरेसी 80% है। अर्बन रूरल में 88 और 77 है। जेंडर में मेल 87, फीमेल 74। स्टेट देख लो, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, नागालैंड, केरला, मेघालय सबसे कम, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सो हेलो लर्नर्स, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बात करते हो तो इंडियन टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल, जियो एक डील साइन की है स्पेस एक्स से। वे स्टारलिंक जो है सिस्टम को थ्रू इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के आया जाएगा। सिंपल है यार, किस तरीके से सैटेलाइट टू सैटेलाइट नेटवर्क से आते हैं, फिर वहां से सैटेलाइट फोन होता है, गेटवे सैटेलाइट फोन, सॉफ्ट फोन, लैंडलाइन, सेलुलर, ये सब जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंटरनेट और सैटेलाइट से वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडेड थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑल सिंपल। तो जियो और हम बात करते हैं एयरटेल। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन से? तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से बात करते हैं तो जियो स्टेशनरी अर्थ, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 2000 से 35,000 किलोमीटर है, और 160 से 2000। लेटेंसी बात करो तो मीडियम लेटेंसी, लो लेटेंसी और वेरी लो लेटेंसी, क्योंकि सबसे करीब है ये। डिप्लॉयमेंट कोर्स बात करें, वेरी हाई, मिड हाई, कॉम्प्रिहेंसिवली लो कोस्ट है। अर्थ कवरेज वेरी लार्ज, लार्ज, स्मॉल, है ना, बिल्कुल जितना ऊंचा उतना ज्यादा एरिया कवर। एंटीना स्पीड, स्टेशनरी एंटीना होता है, 1 आवर स्लो ट्रैकिंग, 10 मिनट्स फास्ट ट्रैक। एप्लीकेशन वेदर, डाटा ब्रॉडकास्ट, टीवी इमेजरी, सब कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्री, रिमोट सेंसिंग, ह्यूमन स्पेस, फ्लाइट डाटा। प्लेयर यूजिंग जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड बात करते हैं, इसमें स्टारलिंक वन वे प्रोजेक्ट कीपर टेल्स है। ये आ सकता है अपने कि भाई टेक इट डाउन एक्ट कौन लेकर के आ गया, तो यूएस लेकर के आया फॉर द डीप फेक्स। राइट, जो डीप फेक्स होते हैं ऑनलाइन उन सबको लेकर के, वीडियो फोटो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मैनिपुलेट करते हैं विद एआई। तो और जो रियलिटी और मैनिपुलेशन तो बेसिकली छेड़खानी करते हैं उनके खिलाफ ये एक्ट लेकर के आ गया यूएस का। जीन एडिटिंग सबको पता है किस तरीके से होती है कि भाई डीएनए का एक हिस्सा तोड़ तोड़ लिया जाता है, जो पार्ट बेसिकली खराब होता है या जो पार्ट बदलाना होता है, जीन एडिटिंग के थ्रू नया मॉलिक्यूल उसको लेकर के जिसमें अटैच किया जाता है, हेल्दी डीएनए को लेकर के आया जाता है उसको अटैच करके, और फिर उसको नया एक डीएनए बेसिकली बनाया जाता है। तो इसमें होता है कि पहले गाइड मॉलिक्यूल होता है, फिर हेल्दी डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कटिंग एंजाइम होता है। तो इसमें ना कौन कौन टाइप होता है, सोमैटिक जीनोम एडिटिंग होती है, इसमें अल्टरेशन होता है द सेल्स का दैट कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द गैमेट फॉर्मेशन एंड thus cannot be passed from one individual to offspring। जैसे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, स्किन, लीवर, किडनी, इसमें रहता है। एक होता है जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग। तो ये अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स, एम्ब्रॉयज, गैमेटोफिजिक सेल्स, तो उसमें काम करते हैं। टेक्निक्स की अगर हम बात करें यूज फॉर जीन एडिटिंग, तो कौन कौन सी है? तो ZFN, तो जिंक फिंगर न्यूक्लियस न्यूक्लियसिस। टैलेंट्स की अगर हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स, लाइक इफेक्टर, न्यूक्लियस, क्रिस्पर, Cas9। इट्स ऑटोमेटिक। अगर हम बात करें तो एंजाइम कटिंग के लिए काम आता है डीएनए। ठीक है, देखो सीजर की तरह आप देख सकते हैं, यूपीएससी का PYQ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जिंक फिंगर प्रोटीन्स प्लस फोकल एंजाइम्स की बात करते हैं। फिर आता है जिंक फिंगर प्रोटीन्स बाइंड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फोक्स का डीएनए। ये आपका टेल प्रोटीन टारगेटिंग प्लस फोकल एंजाइम कटिंग, और टेल प्रोटीन्स बाइंड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फोकल कट्स डीएनए।
guiding RNA molecules Cas9 enzyme और RNA guides Cas9 to cut specific data. तो ये थोड़ा सा आप देख लो, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक वर्ल्ड का फर्स्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट क्या किया है, अडॉप्ट किया है। तो सेकंड इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है आर्टिकल 19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है कि भाई टू अडॉप्ट कन्वेंशन एग्रीमेंट इन एनिमेटर्स ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। तो ये पेंडेमिक प्रिवेंशन सर्विलियंस के लिए मदद करेगा। कब पेंडेमिक को लॉन्च कर डिक्लेयर करना है, ये सब में डिले नहीं हो। एक रिपोर्ट है द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, एक इसने निकाली है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, पहली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, 1924 में बना था ये। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अच्छा, इंडिया थर्ड कंट्री बन चुका है जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया। डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। नेपाल भी कर चुका है, म्यांमार भी कर चुका है। एशिया में इंडिया 3 हो गया, थर्ड हो गया साउथ ईस्ट एशिया में। ट्रैकोमा की बात करें तो इट्स आई डिसीज होती है ये, जो बैक्टीरियम क्लमाइडिया ट्रकोमाटिस की वजह से होता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है बाय डब्ल्यूएचओ। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस बेसिकली इससे हो सकती है। रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं जिससे आंखों में इचिंग वगैरह ये सब चीजें। पर्सनल कांटेक्ट और थ्रू फ्लाइज भी हो सकता है ये। तो ऐसा है भाई। लिक्विड कार्बन की बात करें तो इन्होंने साइंटिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड कार्बन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीटू एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से इन्होंने किया ये। लिक्विड का ओनली वेरी लिटिल वाज नोन फॉर द कार्बन इज लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इसका कोई खास है नहीं। इट कैन बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट्स और असेंशियल होते फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया, सुश्रुत और चरक की स्टेच्यूज को अनवील किया गोवा के अंदर। तो अगर हम बात करें तो सुश्रुत की पहले बात कर लेते हैं। तो 600 बीसी में काशी में रहा करते थे और डिसाइपल है दिवोदास का, जो गुरुकुल ऑफ धन्वंतरी से निकले, है ना। और सिग्निफिकेंट तो है सुश्रुत संहिता, राइट, कि अगर हम बात कर सकें तो ये सब चीजें हैं। वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसके अलावा एक चरक संहिता है महर्षि चरक की, और एक है अष्टांग हृदय बाय वाग्भट। तो फादर ऑफ सर्जरी भी इसको बोलते हैं। 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स सुश्रुत संहिता में देखने को मिला है। चेद्य, लेख्य, वैद्य, ऐस्य, अर्या, वस्त्रेया और शिव्य। ठीक है, एक्सर्शन, ये सब चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर पहले जिसकी नाक टूट जाती थी, रिकंस्ट्रक्शन, चीक, ये सब चीजें मेडिकल एथिक्स की बातें तो करता है। चरक की बात कर लीजिए तो 2nd सेंचुरी बीसी में थे, और वो कब थे आपके, ये 600 बीसी, 2nd सेंचुरी सीई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इनको बोला जाता है। रॉयल फिजिशियन रहे हैं ये कुषाण किंगडम में। चरक संहिता के ऑथर भी हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं अग्निवेश तंत्र, कंपोज बाय द अग्निवेशा। इसका सोर्स अगर हम बात करें आइडेंटिफाइड इज द ये 8 पोर्शंस में है ये अष्टांग स्थानाज है। और इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज दैट रिमेन्स वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ आचार्य सरक चरक नॉलेज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो त्रिदशा थ्योरी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पित्त, कफह और वत आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका है, और योग में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड यूपीएससी पीवाईक्यू है। तो हम बात करते हैं सात्विक साईराज, रानी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इनको ये बेसिकली मिला है, बैडमिंटन पेयर है। नंबर 1 बैडमिंटन बन गए वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग के अनुसार अगर हम बात करें। गोल्ड मेडल भी लेकर के आए भी है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स को देती है। 1991 में स्टैब्लिश किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। इसको बाद में मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ठीक है, 25 लाख कैश प्राइज दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है। किसको देते हैं? मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द प्रीसीडिंग 4 इयर्स। स्कीम्स की बात कर लो, कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में रही। तो अटल पेंशन योजना आपके रही है, 10 साल हो चुके हैं। वही वॉलेंट्री सेविंग्स को और रिटायरमेंट के लिए बेसिकली इंकरेज करने के लिए डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बात यहाँ पे करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2015 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इम्प्लीमेंटिंग कौन है? पीएफआरडीए अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम। 18 से लेकर के 40 साल तक के लोगों के लिए, वो आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स, इनके लिए अवेलेबल है। गारंटीड मंथली इनकम होगी, फैमिली पेंशन प्रोविजन है, और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर तो कंटिन्यू रहेगा एपीआई अकाउंट में। स्पाउस कैन कंटिन्यू, अच्छा स्पाउस तो 1000 से 5000 एज 60 तक अंटिल डेथ, ये बेसिकली आपके रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
इसको भी 10 साल हो गए, तो 1 ईयर कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। दूसरा हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको है सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाइफ इंश्योरेंस LIC। अगर हम बात लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है 55 साल तक की, वो कवर करता है 436 पर एनम, इसके अंदर जाएगा और ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो हम बात करें, ओके, यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर लो, 18 से 50 साल की बेसिकली इसमें है। नो मेडिकल एग्जाम सिंपल हैसल फ्री प्रोसेस है, कवर्स ऑल कॉजेज टू ऑफ डेथ, ये सब चीजें इसके अंदर होता है। 2 लाख का कवरेज है टर्म इंश्योरेंस का, रिन्यूएबल होता है ईयर टू ईयर। ओके, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको भी 10 साल हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है उस केस में तो 20 रुपए पर एनम पर मेंबर के लिए हो गई। और इनरोलमेंट है 1 जून से 31 मई, है ना। 18 से 70 साल तक के लिए है। बस कवरेज देखो, 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, 2 लाख फॉर टोटल इरिकवरेबल लॉस, 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी और 1 लाख फॉर टोटल इरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, ये सब। नेचुरल कैलामिटीज ऑल्सो कवर्ड है इसके अंदर, ये भी आप देख लो ना। ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड की बात करें, नोटिफाई किया है द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम्स टू इंक्रीज द कैपिटल मोबिलाइजेशन। तो वही ये सब गारंटी करेंगी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब एलिजिबिलिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो हम बात करते हैं स्टार्टअप एलिजिबिलिटी। तो DPIAT रिकॉग्नाइज होना चाहिए और डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, नो NPA, MI सर्टिफाइड होना चाहिए। लैंडिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स NBFCs अल्टरनेटिव से भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक शक्ति स्कीम है फॉर हैरेसिंग एंड एलोकेटिंग, हार्नेसिंग नॉट हैरेसिंग, हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, शक्ति पॉलिसी है ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कोल लोकेशन वगैरह दिया जाएगा। 2017 मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंग्रेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड को इम्प्लीमेंट किए करेंगी। और या नहीं बोली 2007 में था, उसके अनुसार ये करेंगे, इतना याद रखना।